डॉक्टर बी आर राम अंबेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया और सभा में इस पर 5 दिन 9 नवंबर 1948 तक आम चर्चाएं हुई। संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ और इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया। यह कार्य 17 नवंबर 1949 तक चला। इस अवधि में कम से कम 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए, लेकिन वास्तव में 2,473 पर ही सभा में चर्चा हो पाई। संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष और सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए। सभा में कुल सदस्य 299 में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया और स्वयं को संविधान सौंपा। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। पूरे संविधान को लागू करने के बाद प्रस्तावना को लागू किया गया। नए विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें अपनी तर्कसंगत और प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता था। उन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में भी पहचाना जाता था। इस महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता और भारत के संविधान के प्रमुख आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। संविधान का परिवर्तन 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम और छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 स्वतः ही लागू हो गई। संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए और इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। इसी दिन सन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था। संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। हालांकि एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1949 लागू रहा। कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति के बारे में बात करेंगे। देखिए, संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहे थे और 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस पार्टी, जिसे हम भारतीय कांग्रेस पार्टी या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जानते हैं, इसने संविधान सभा के मसौदे तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था और इसके सदस्य निम्नलिखित थे: जवाहरलाल नेहरू, एम आसफ अली, के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के टी सेठ, डी आर गडगिल, हुमायूं कबीर, के संतानम। बाद में सभापति के प्रस्ताव पर कृष्ण कृपलानी को समिति के सदस्य एवं संयोजक के रूप में संयोजित या ये कहे शामिल कर लिया गया। समिति की 2 बैठकें हुई। पहली बैठक 20-22 जुलाई 1946 दिल्ली में और दूसरी 15 से 17 अगस्त बम्बई में। सदस्यों द्वारा अनेक टिप्पणियां तैयार करने के साथ साथ समिति ने संविधान सभा में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं, विभिन्न समितियों की संविधान सभा द्वारा नियुक्तियों के प्रश्नों, संविधान सभा के पहले स्तर में संविधान के उद्देश्यों पर एक संकल्प पत्र के प्रारूप पर भी चर्चा की। संविधान निर्माण में इस समिति की भूमिका बहुत ही प्रकाश डालती है। एक ब्रिटिश संविधानविद ग्रेनविले ऑस्टिन ने लिखा, यह कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति थी जिसने वर्तमान संविधान की उपलब्धियां तक भारत को पहुंचाया। समिति के सदस्यों ने कैबिनेट मिशन स्कीम की तर्ज पर काम करते हुए स्वतंत्रता या स्वायत्त क्षेत्र, केंद्रीय या प्रांतीय सरकारों की शक्तियों आदि पर एक सामान्य सुझाव निर्मित किए। उन्होंने एक संकल्प पत्र की प्रारूपित किया। उद्देश्य संकल्प से बिल्कुल मिलता जुलता
संविधान सभा की आलोचना। आलोचकों ने विभिन्न आधारों पर संविधान सभा की आलोचना की। जैसे उन्होंने बताया कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं है। आलोचकों ने दलीलें दी कि संविधान सभा प्रतिनिधि सभा नहीं थी क्योंकि इसके सदस्यों का चुनाव भारत के लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। दूसरा, संप्रभुता का अभाव। आलोचकों का कहना है कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी क्योंकि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर हुआ। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा अपनी बैठकों से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाजत लेती थी। पॉइंट नंबर 3, समय की बर्बादी। आलोचकों के अनुसार संविधान सभा ने इसके निर्माण में जरूरत से कहीं ज्यादा समय ले लिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने मात्र 4 महीने में अपना काम पूरा कर लिया था। निराजुद्दीन अहमद संविधान सभा के सदस्य है। उन्होंने इसके लिए अपनी अवमानना दर्शाने के लिए प्रारूप समिति हेतु एक नया नाम गढ़ा। उन्होंने इसे अपवहन समिति कहा। पॉइंट नंबर 4, कांग्रेस का प्रभुत्व। आलोचकों का आरोप है कि संविधान सभा में कांग्रेसियों का प्रभुत्व था। ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविले ऑस्टिन ने टिप्पणी की कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है और सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। पॉइंट नंबर 5, वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व। यह भी कहा जाता है कि संविधान सभा में वकीलों और नेताओं का बोलाबाला था। उन्होंने कहा कि समाज के अन्य वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। उनके अनुसार संविधान के आकार और उनकी जटिल भाषा के पीछे भी यही मुख्य कारण था। पॉइंट नंबर 6, हिंदुओं का प्रभुत्व। पॉइंट नंबर 6, हिंदुओं का प्रभुत्व। कुछ आलोचकों के अनुसार संविधान सभा में हिंदुओं का वर्चस्व था। लॉर्ड विस्कोटन ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा और इसी प्रकार विंस्टन चर्चिल ने भी टिप्पणी की कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधि था। संविधान सभा में कुछ आवश्यक तथ्य हमें बताने पड़ेंगे। देखिए, संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक यानी कि मोहर के रूप में अपनाया गया था। सर BN राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार यानी कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। LN मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था यानी कि चीफ ड्राफ्टमैन जिसे हम कहते हैं। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक और मूल संविधान एक प्रभाव में शैली में उनके द्वारा हस्तलिखित किया गया था। मूल संस्करण को सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया जिनमें नंदलाल बोस और बिहुहर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। मूल प्रस्तावना को प्रेम बिहारी नारायण द्वारा हस्तलिखित एवं बिहुहर राम मनोहर सिन्हा द्वारा जयमिति सौंदर्यकृत एवं अलंकृत किया गया था। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया जिसे नंदलाल बोस ने सुंदर ढंग से अलंकृत एवं जयमितीय किया गया। अब हम बात करेंगे संविधान का हिंदी पाठ। देखिए, मूल संविधान में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। बाद में 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा इस संबंध में प्रावधान किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 22 में एक नया अनुच्छेद 394 क्या जोड़ा गया। इस प्रावधान में क्या था? इस प्राधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा करवाए गए अनुवाद का प्रकाशन इस प्रकार होगा। पॉइंट नंबर 1, संविधान का हिंदी में अनुवाद यदि इसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होगी तो केंद्रीय अधिनियम द्वारा हिंदी के लिए स्वीकार किए गए भाषीय रूप एवं शब्दावली को ही अपनाया जाएगा। संविधान के सभी संशोधन प्रकाशन से पहले सम्मिलित किए जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, संविधान के प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में है हिंदी अनुवाद किया जाएगा। इस हिंदी पाठ का वही अर्थ लगाया जाएगा जो अंग्रेजी के मूल पाठ में विहित है। यदि अर्थ लगाने में कोई असुविधा उत्पन्न होगी तो राष्ट्रपति इसका उपयुक्त परीक्षण करेगा। संविधान के प्रत्येक संशोधन का जो अंग्रेजी में है हिंदी अनुवाद किया जाएगा और इसे हिंदी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। भारत की संविधान सभा 1946 में सीटों का आवंटन।
ब्रिटिश भारत प्रांत 292 सीटें, देशी रियासतें जिसमें भारतीय राज्य थे 93 सीटें, मुख्य आयुक्त के प्रांत जो कि 4 थे 4 सीटें। संविधान सभा के लिए हुए चुनाव के परिणाम जुलाई अगस्त 1946 के। कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग ने 73, यूनियनिस्ट पार्टी 1, यूनियनिस्ट मुस्लिम्स 1, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट 1, कृषक प्रजा पार्टी 1, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1, सिख जो कि नॉन कांग्रेस थे 1, कम्युनिस्ट पार्टी 1 और इंडिपेंडेंट जो कि स्वतंत्र थे उनमें 8, कुल मिलाके 296 सीटें। संविधान सभा 1946 में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व, यदि हिंदुओं की बात करें तो 163 शक्ति, मुस्लिम 80, अनुसूचित जाति 31, भारतीय ईसाई 6, पिछड़ी जनजातियां 6, सिख 4, एंग्लो इंडियंस 3, पारसी 3। भारतीय संविधान सभा में 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता। यदि हम बात करें भारतीय प्रांतों की, जिसमें 229 सीटें थी, मद्रास 49, बॉम्बे 21, पश्चिम बंगाल 19, संयुक्त प्रांत 55, पूर्वी पंजाब 12, बिहार 36, मध्य प्रांत एवं बरार 17, असम 8, उड़ीसा 9, दिल्ली 1, अजमेर मारवाड़ 1, कुर्ग 1। यदि बात करें भारतीय राज्य रियासतें जो थी 70 थी, जिसमें अलवर 1, बड़ौदा 3, भोपाल 1, बीकानेर 1, कोचीन 1, ग्वालियर 4, इंदौर 1, जयपुर 3, जोधपुर 2, कोल्हापुर 1, कोटा 1, मयूरभंज 1, मैसूर 7, पटियाला 2, रेवा 2, तरणकोर 6, उदयपुर 2, सिक्किम एवं बरार कुर्ग समूह 1, त्रिपुरा मणिपुर खासी राज्य 1, उत्तर प्रदेश राज्य समूह 1, पूर्वी राज्य समूह 3, मध्य भारत राज्य समूह 3 और पश्चिमी भारत राज्य समूह 4, गुजरात राज्य समूह 2, दक्कन एवं मद्रास राज्य 2, पंजाब राज्य समूह 3, पूर्वी राज्य समूह फर्स्ट जो था उसमें 4, पूर्वी राज्य समूह जो सेकंड था उसमें 3, शेष राज्य समूह जो थे 4। संविधान सभा के स्तर यदि हम बात करें, पहला स्तर 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 1946, दूसरा स्तर 20 से 25 जनवरी 1947, तीसरा स्तर 28 अप्रैल से 2 मई 1947, चौथा स्तर 14 से लेकर 31 जुलाई 1947, पांचवा स्तर 14 से लेकर 30 अगस्त 1947, छठा स्तर 27 जनवरी 1948, सातवां स्तर 4 नवंबर 1948 एवं 8 जनवरी 1949, आठवां स्तर 16 मई से 16 जून 1949, नौवां स्तर 30 जुलाई 18 सितंबर 1949, 10वां स्तर 6 से 17 अक्टूबर 1949 और 11वां स्तर 14 से लेकर 26 नवंबर 1949। अब बात करेंगे जो 24 जनवरी 1950 को जो पुण्य बैठक हुई, जिसके सदस्यों ने भारत के संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। देखिए, कुछ अन्य संविधानों के निर्माताओं द्वारा संविधान निर्माण में लिया गया समय, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसमें कुल 7 अनुच्छेद है, उन्होंने 4 महीने से कम समय लिया। कनाडा ने जिसमें 147 है, उन्होंने लगभग 2 वर्ष 6 महीने लिए। ऑस्ट्रेलिया 128 अनुच्छेद है जिसने 9 वर्ष लिए लगभग, और दक्षिण अफ्रीका 153 अनुच्छेद है जिसने 1 वर्ष लिया। यदि हम हिंदी पाठ एवं निरसन से संबंधित अनुच्छेदों की बात करें तो 395 जो अनुच्छेद है हमारे निरसन अनुच्छेद है, 394 ए हिंदी में प्रमाणिक पाठ है, 394 प्रारंभ है और 393 संक्षिप्त शीर्षक है। और आज हम इस पाठ को, संविधान निर्माण को समाप्त यहीं पर करते हैं। धन्यवाद।